हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म्ड? पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे बदल सकते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि जो हम लोगों ने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था चैलेंजेस, जो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, आज अगर उन सारे चैलेंजेस को खत्म करना हो तो कैसे पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म किया जाए। रिफॉर्म का मतलब बदला जाए या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें देखो एक वर्ड लिखा है मैंने, रिफॉर्म एंड विलिंगनेस टू रिफॉर्म। कुछ तो आदमी ऐसे हैं जो चाहते हैं क्या हो, रिफॉर्म हो, रिफॉर्मेशन हो, दोबारा से पार्टी का गठन हो या फिर कोई चेंजेस उसके अंदर आए। और कुछ लोग तो रिफॉर्म्स के लिए मदद करना चाहते हैं, खुद तैयार है चलो हम करेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं हाँ होने तो चाहिए, मतलब वो इस बात को 100% एग्री नहीं कर सकते। जैसे कि इसके अंदर एक एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया जाता है। मान लो आज हम 2020 के अंदर है, ठीक है, अब तक जो सरकारी पोस्ट पर आदमी गए हैं, बैठे हैं जाकर के, अगर किसी ने उसमें से रिश्वत लेकर के वो वहां तक पहुंचा होगा तो वो तो क्या कहेगा, विलिंगनेस टू रिफॉर्म, हाँ रिफॉर्म होने चाहिए, हो या ना हो बात अलग है। लेकिन कुछ आदमी जो आज की तारीख में आगे गवर्नमेंट पोस्ट को लेना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, पर रिफॉर्म बहुत जल्दी से होने चाहिए, हाँ जी, बिल्कुल बदलाव हो जाने चाहिए ताकि हमारा जो नंबर आए वो फ्री और फेयर मैनर में आए। और कुछ आदमी चाहते हैं कि नहीं होने भी नहीं चाहिए, के ऊपर मन से तो कह रहे हैं कि हाँ होने चाहिए। क्यों कह रहे हैं वो ऊपर मन से, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने इतने सारे पैसे दे करके वो लोग उस पोस्ट तक पहुंचे हैं, तो अगले वाला जब आ जाएगा तो बिना पैसे दिया आ जाएगा, तो उनकी जेब कहां से भरेगी। इस वजह से तो हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, तो पार्टीज को अगर हमें चेंज करना है, चैलेंजेस को ओवरकम करना है, तो रिफॉर्म होने जरूरी है। लेकिन इस रिफॉर्म के लिए भी दो आदमी अलग अलग तरह के डिसीजन अपने दिखाते हैं, कुछ आते हैं वाकई में हो और कुछ कहते हैं कि हाँ होने चाहिए। सो एफर्ट्स एंड सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, क्या एफर्ट्स हमारे भारत सरकार के द्वारा से सरकार की तरफ से किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे वो एफर्ट्स हैं इंडिया की गवर्नमेंट ने इस पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जितने भी चैलेंजेस थे उनको ओवरकम करने के लिए लिए हैं। और कुछ सजेशन मतलब कुछ हमारे सुझाव हैं। देखिए बहुत सारे काम भारत सरकार ने कर भी दिए हैं जिससे ठीक हो गई है पार्टीज, और कुछ और भी। देखो हमेशा कोई चीज 100% बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। यस सर, डेमोक्रेटिक देश है, उसे चलाने के लिए 100% कोई सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती। तो कुछ तो सरकार ने कर दिए हैं और उसके बाद कुछ चीजें बचती हैं जो सजेशन के अंदर हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एफर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे वो एफर्ट्स डाल करके इन पॉलिसीज के अंदर चेंज लाया है जिससे पॉलिटिकल पार्टियों की समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। सबसे पहला उसके अंदर एफर्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया, और आपने देखा भी है अमेंडमेंट बहुत सारी बार किए जाते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है पुरानी सुधार, चीजें हमारे संविधान के अंदर लिखी हुई हैं उनको चेंज कर देना, मतलब उनके अंदर रेक्टिफाई कर देना, सुधार लेकर के आना। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि उनको हटा दो और नहीं लिया और रिप्लेस नहीं कह रहे, हम अमेंडमेंट कह रहे हैं जिसके अंदर कुछ चीजों को पहले को भी यूज करते हुए नई को उसके अंदर सुधार तरीके से ला सकते हैं। रेक्टिफाई करना, गलती को, मिस्टेक्स को सुधारा जाता है, रिपीट नहीं किया जाता या खत्म नहीं हो सकती वो जल्दी से एकदम से, उनको सुधारा जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज डन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अमेंडमेंट किए गए हैं, और उसके अंदर जैसे क्या होता था पहले, कुछ आदमी किसी पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और कुछ आदमी क्या करते थे बिना पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ते थे। जब चुनाव हुए उन दिनों वो निर्दलीय चुनाव लड़ते थे, कोई भी पार्टी का सहारा नहीं लेंगे, वो किसी से कहेंगे नहीं कि हम बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, बहुजन समाजवादी के हैं, किसी के भी नहीं, हम तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और वो मान लो इलेक्शन जीत गए, और इलेक्शन जीतने के बाद या वो कोई आदमी कांग्रेस से चुनाव लड़ा और वो इलेक्शन जीत गया, और जीतने के बाद क्या करते थे, वो जिस तरफ भी मेजोरिटी से दिखाई दी जाकर के उसी पार्टी के अंदर बैठ जाया करते थे कि हम तो जो है अब से, मान लो बीजेपी पार्टी उसमें बहुमत से आई तो हम भी जो है इसी पार्टी के अंदर चले जाते, क्योंकि सब मैंने बताया था ना पर्सनल लॉयल्टी, सब अपने फायदे के लिए जो है आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी देश के डेवलपमेंट के लिए उसे ज्वाइन नहीं कर रहा। तो सरकार ने एक अमेंडमेंट किया कि कोई भी आदमी अब से ऐसा नहीं होगा कि मान लो उसने पार्टी से चुनाव लड़ा किसी और से और जीतने के बाद वो पार्टी बदल दे, पार्टी नहीं बदल सकता वो आदमी। फिर
कहा गया कि कुछ आदमी आज भी पार्टी बदल देते हैं, वो कैसे पॉसिबल है? तो इसमें आता है एक ऑप्शन, होलसेल डिफेक्शन इज अलाउड नॉट रिटेल। आदमी जो है चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी के अंदर जा शामिल हुए, ठीक है, तो सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया कि अब से ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। जो आदमी जिस पार्टी से चुनाव जीतेगा वो उसी पार्टी के अंदर रहेगा। तो उन्होंने फिर एक ऑप्शन दिया इसमें, होलसेल डिफेक्शन इज अलाउड नॉट इन रिटेल। अगर किसी पार्टी के अंदर मान लो कोई एक ए पार्टी है और एक बी पार्टी, ठीक है, ए पार्टी के अंदर से 40 एमपी जीतने के बाद ये चाहते हैं कि वो बी पार्टी को ज्वाइन कर ले। सरकार ने तो अभी अमेंडमेंट करके कहा कि कोई भी जीती हुई पार्टी है, जिस पार्टी से वो जीतेगा दूसरी पार्टी में जा ही नहीं सकता। तो उसने इसके साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन में पॉइंट डाला, होलसेल डिफेक्शन। अगर कोई आदमी बल्क क्वांटिटी में ज्यादा नंबर में एक साथ एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी के अंदर ज्वाइन करते हैं तो वो पॉसिबल है और वो जा सकते हैं दूसरी पार्टी के अंदर। इस तरीके से इसमें बताया गया, होलसेल के अंदर जा सकते हैं, रिटेल में नहीं जा सकते। ज्यादा अगर नंबर है तो उसमें जा सकते हैं, सिंगल आदमी, दो आदमी इस तरीके से नहीं जा सकते। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने सिंगल आदमी को जाने से मना कर दिया और इतने सारे आदमी जा सकते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस पॉइंट को लिखते हुए क्लियर करती है कि ऐसा हो सकता है कि जब वो आदमी इस पार्टी के अंदर जीत करके आए और उन्होंने जीत करके जब इसके साथ काम करना शुरू किया तब उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो इसका पार्टी की आइडियोलॉजी है वो अच्छी नहीं है, कि काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, या ये डिपार्टमेंट करप्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जब भी कोई आदमी इतने सारे नंबर में इस पार्टी को छोड़ करके जाना चाहता हो, या इनका लीडर इनसे कोई जबरदस्ती कुछ काम करवा रहा हो। इतनी सारी कमियां जब इन्होंने देखी होंगी तब ये एक साथ जो है दूसरी पार्टी के अंदर जा रहे हैं और वो पॉसिबल है। समझ में आ गया? दूसरा आता है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन एफिडेविट। और अब जो है कैंडिडेट्स को इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़े होने से पहले एक एफिडेविट फाइल करना होगा और एफिडेविट के अंदर वो अपनी मनी के बारे में, अपने जो है सारे के सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा उसका, या कैसा बैकग्राउंड है, प्रॉपर्टी कितनी है, उसके पास कितना पैसा है, सब तरह के प्रोसेस को जो है वो उसमें लिख करके देगा, ताकि इलेक्शन कमीशन जब वो इलेक्शन के अंदर जीत गया, उसका टेन्योर पूरा हो गया, उसके बाद मैच कर सके कि वाकई में इसने जो ये ऑफिस होल्ड किया था 5 सालों तक वो फ्री और फेयर मैनर में होल्ड किया या नहीं किया, उसने इसमें कोई धांधलीबाजी तो नहीं करी या कोई ज्यादा नहीं कमाया। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर जितने भी लोग हैं, जो मेंबर हैं, फॉलोवर्स नहीं बात कर रहे हैं हम, एक तो लीडर्स और जो उसके मेंबर, जो उसके सदस्य हैं, उन सभी लोगों से जब भी कोई अपना कोई डिसीजन लेना हो तो पूछेगी, अपने सभी लीडर्स को बुला करके और अपने जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की मीटिंग ले करके उन सभी की ही आज्ञा से, जैसे पहले कहते थे ना कि अपना डिसीजन सिर्फ सुना देती थी पार्टियां, अब ऐसे सुना नहीं सकती, उन्हें अपने मेंबर्स से भी कुछ न कुछ पूछना होगा, उनकी राय लेनी होगी, क्या हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें कि नहीं करें। ये मैंडेटरी कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है। तो ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जो भारत सरकार के द्वारा तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के। क्यों? ताकि वो हम जो चैलेंजेस हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे उन सभी चीजों को वो ओवरकम कर सकें। इसके बाद ये तो सरकार के द्वारा किए गए काम हैं, और इससे अलावा भी कुछ काम हैं जो हम और सरकार से करवा सकते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? अब हम अभी तक तो हमने एफर्ट्स पढ़े जो सरकार ने किए, और अब हम पढ़ेंगे सजेशंस जो सरकार को हम दे सकते हैं कि आप ऐसा और भी करें तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सबसे पहला सजेशन उसके अंदर है, लॉ टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स शुड बी मेड लॉ। मतलब इफ एनीवन ब्रेक द लॉ शुड बी पनिश्ड। मतलब अगर किसी आदमी ने एफिडेविट दिया कि उसके पास इतनी संपत्ति थी और 5 साल के बाद फिर वो दोबारा से एफिडेविट जब शो कर रहा है, उसके अंदर अगर उसको कोई इलीगल सिस्टम उसमें पाया गया, ज्यादा उसकी इनकम पाई गई है, ज्यादा उसके पास प्रॉपर्टी पाई गई, तो
तो उस केस में उसे सिर्फ छोड़ा ना जाए, पूछताछ ना करी जाए। ऐसा नहीं कि बस यहाँ भी कागज ले लिया और आगे भी कागज ले लिया, रख लिए दोनों कागजों को। उनको स्टडी किया जाए, गवर्नमेंट उनको स्टडी करे, और अगर उनके अंदर कोई डिफॉर्मिटी, कोई परेशानी पाई जाती है, देन दे शुड बी पनिश्ड, उनको जो है सजा भी होनी चाहिए। वो सजा उनको जेल में भेज करके, उनको कोई मॉनेटरी फॉर्म्स में मतलब पैसा चार्ज करके, फाइन वगैरह लगा करके किसी भी तरीके से हो सकती है। दूसरा, मिनिमम नंबर्स ऑफ सीट्स टू बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। दूसरा सजेशन देना चाहिए कि मिनिमम नंबर्स ऑफ सीट्स टू बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। हमारे लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर औरतों का कम पार्टिसिपेशन है, और इस तरीके से बढ़ावा देने के लिए, उनको आगे लेकर के आने के लिए हमें सरकार से जो है एक सजेशन ये भी है कि भाई वो औरतों के लिए भी कुछ सीट्स को जो है रिजर्व कर दे, ताकि उन सीट्स पर वो जो औरतें ही फिल करेंगी, उनको बाकी अगर वो नहीं है तो वैकेंट रह जाएंगी, तो उन्हें फिल करना पड़ेगा ऑब्वियसली सारी की सारी सीटों पर। इस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात यहाँ पर हो जाएगी, उनको भी कुछ न कुछ काम मिलना शुरू हो जाएगा। There should be state funding of elections, और कुछ न कुछ जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है इलेक्शन के लिए अपना फंड पहले से बना करके रखे, कुछ न कुछ वो पैसा जमा कर करके रखे, ताकि जब पॉलिटिकल पार्टियां कई बार क्या करती हैं, प्रचार करती हैं, और उनके ऊपर लिमिटेशन लगा दी जाती है कि भाई जो है आप इतने ही पैसा खर्च करेंगे सिर्फ चुनाव प्रचार के अंदर। लेकिन जब वो पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है तो उन्हें उसके लिए गलत सलत बहाने बनाने पड़ते हैं, या कुछ पार्टियां नहीं खर्च कर पाती। तो ऐसा करना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी पार्टियों के लिए फंड इकट्ठा करे, थोड़ा थोड़ा पैसा शुरू से ही जमा करना शुरू कर दे, उसमें उन्हें जवाब भी देना नहीं पड़ेगा, और वो दिखा सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से हमारे पास ही पैसा है और हमने उसको यूज कर लिया पब्लिक कैंपेनिंग के लिए। सो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज हु वांट्स टू रिफॉर्म, और सभी लोगों का इसके अंदर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सभी लोगों से जो है जान पहचान करके, सभी की ही राय लेकर के उसके अंदर फैसला लेना चाहिए। सजेशंस की जब हम बात कर रहे थे, इसमें कहा गया एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज हु वांट्स टू रिफॉर्म, और जो भी आदमी रिफॉर्म चाहता है उसे सरकार को जो है एक ऑप्शन कर देना चाहिए कि वो अपने आइडियाज शेयर करे, वो बताए कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जाए, और वो क्या बेनिफिट हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज के किस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे ऐसे सजेशंस हमारे देश की सरकार के सामने हमें रखने चाहिए, और सरकार को इन सारे के सारे रिफॉर्म्स को जो है मानना चाहिए, ताकि हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लैक ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है, हम लोगों ने पहला चैलेंज देखा था, वो लैक ऑफ डेमोक्रेसी ओवरकम होगा, और देश के अंदर जो डेमोक्रेसी की भावना है उसी को ही लोग फॉलो करेंगे। और बीच में एक और पॉइंट बताया, रोल ऑफ पीपल, उन्हें जो है पीपल शुड बिकम अवेयर, मतलब लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इस तरीके से ज्वाइन ना करें, या फिर ज्वाइन करें और जब वो वोट दें तो आइडियोलॉजी देख करके करें कि किसकी क्या थिंकिंग है, कौन सी पार्टी क्या बताना चाहती है, वो किसके हक के लिए लड़ रही है। सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के पीछे, सामान के पीछे एक जगह से दूसरी जगह पर ना घूमे, दूसरी पार्टियों के अंदर ज्वाइन ना करें, डेमोक्रेसी के फीचर को फुलफिल करते हुए ही वो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करें और वोट करें। ठीक है।